मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, दो हौसलों से उड़ान होती है। यूपीएसआई 2025 T20 सीरीज आप लोग देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसमें आपकी 15 क्लासें कंप्लीट करा चुके हैं, तो 16वीं क्लास आपकी आज की रहेगी। सेट नंबर 16 है, और मैं प्रत्येक सेट में आपको 20 क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ। तो मूल विधि के सारे देखते हैं उसमें। 20 टॉपिक दिए गए हैं, तो एक क्लास में 10 टॉपिक कराता हूँ, और 10 टॉपिक मैं आपका दूसरी क्लास में इसमें कराता हूँ। जैसे मान लो आपकी ये इससे पहले 15वीं क्लास कराई, तो उसमें 10 टॉपिक थे, उसके बाद 10 टॉपिक आपके 16वीं क्लास में होंगे। तो प्रत्येक जो क्लास में आपको करा रहा हूँ, उसमें 10 टॉपिक आपके कंप्लीट इसमें लेकर चलता हूँ या कराता हूँ। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो संसार अकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग जो है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यूजीसी नेट का पेपर 1 यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उस पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी में आपको करा रहा हूँ। पेपर 1 की उसमें आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुके हैं, दूसरी यूनिट आपकी चल रही है। इसी प्रकार से आपका पेपर 2 में भी मैं केवल आपका उसमें इतिहास का पोर्शन आपको पढ़ा रहा हूँ। यदि आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, या हिस्ट्री आपका जो है आप तैयारी करते हैं हिस्ट्री की, या आपको एसएससी वगैरह का एग्जाम, या बैंक का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, या कोई आपका जैसे एसआई है, किसी भी प्रकार की आपकी हिस्ट्री हो, उसमें आपको मैं इतिहास का जो पोर्शन है बहुत डीप से करा रहा हूँ। उसकी मैं यूनिट 1 एक पूरी करा चुका हूँ, और यूनिट नंबर 2 उसमें चल रही है आपके लिए। तो उसमें आपका प्रागैतिहासिक काल से संबंधित आपकी 3 से 4 क्लासें उसमें आ चुकी है। तो यदि आप लोग जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है यूजीसी नेट गोल्ड को भी सब जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बड़ी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को करेंगे स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है आप लोगों के सामने। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है आपके सामने, वो आ चुका है भैया आपका, खाली स्थान दिया गया है के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2013 जो बनाया गया था संशोधन करके, तो वो किसके तहत बनाया गया? वो बनाया गया भैया आपका एक जो है वाशिंगटन में एक आपका सम्मेलन हुआ था। वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ जिसको कहा गया CITES। CITES के नाम से उसको जाना गया। तो उसमें एक सम्मेलन किया गया था, एक आपका सम्मेलन हुआ था कहां पर? वाशिंगटन में। वाशिंगटन यानी कि अमेरिका में। तो उसमें ये सम्मेलन हुआ, और उसी में जो है इस विधेयक को तैयार किया गया था 2013 वाले को। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया, राज्य सरकार किसकी सिफारिश पर किसी क्षेत्र को व्याघ्र आरक्षित के रूप में अधिसूचित करे? यानी कि राज्य सरकार जो होती है, एक आपका अधिनियम है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में एक धारा दी गई है, धारा नंबर 38। तो धारा नंबर 38 दी गई है। धारा 38 में भी 38(5) जो दी गई है, धारा 38(5) के अंतर्गत राज्य सरकार जो होती है, उसको ये अधिकार है कि वे व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के की सिफारिश पर, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी भी क्षेत्र को व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है। तो आंसर आ जाएगा जी आपका इस हिसाब से देखा जाए तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। भूमि के अंतर्गत नहीं है। भूमि के अंतर्गत क्या क्या कौन सी चीज शामिल नहीं की जाएगी? नहरें हैं, संकरी खाड़ियां हैं, पहाड़ हैं, और चट्टान है। तो कौन सी चीज ऐसी है इसमें से, उपरोक्त में से, जो भूमि के अंतर्गत नहीं शामिल की जाएगी? देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो आया था, 1972 में जो आया, उसी में आपका एक धारा दी गई है, धारा 2। धारा 2 में भी खंड 7 दिया गया है। धारा 2 खंड 7 में दिया गया है कि भूमि के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल की जाएगी। तो उसमें एक तो नहर के बारे में चर्चा की गई भाई, एक तो नहर के बारे में बताया गया है, तो नहरों के बारे में चर्चा की गई है। नहर के अलावा संकरी खाड़ियों के बारे में, संकरी खाड़ी कहा जाता है कम गहरी खाड़ियां, संकरी मतलब कम गहरी, कम गहरी जो खाड़ी है उनके बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा और, ठीक है, इसके अलावा उसमें दिया गया है और क्या, जल सारणियां दी गई, जल सारणियां दी गई है, जल सारणी उसमें दी गई है, जल सारणी के बारे में चर्चा की गई है। जल सारणी के अलावा उसी में आपका नदियों के बारे में चर्चा की गई है, नदियों के बारे में भी उसमें चर्चा की गई है, नदियां दी गई हैं। नदियों के अलावा उसी में आपका झील भी दी गई है, उसमें झील दी गई है, दलदल भी दी गई है, इसमें दलदली क्षेत्र भी दिया गया है। इसके अलावा उसमें चट्टान भी आपकी शामिल है, तो चट्टान भी उसमें शामिल है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको भूमि के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन पहाड़ को इसमें शामिल नहीं किया। किसको भाई? पहाड़ को इसमें शामिल नहीं किया। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। तो सी ऑप्शन आपका सही। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो और इसका आंसर देने का प्रयास करो भाई, क्या इसका आंसर हो सकता है?
ठीक है जी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, लूट का अपराध कारित करने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता है। कम से कम कितने व्यक्ति उस अपराध में शामिल हो ताकि उस अपराध को लूट घोषित किया जाए या लूट परिभाषित किया जाए। तो उसमें कम से कम कितने व्यक्ति शामिल होने चाहिए, ये आपको इसमें बताना है जी। तो ऑप्शन ए जो आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन ए में आपको दिया गया है क्या भाई, ऑप्शन ए में दिया गया है आपका 2, ऑप्शन बी में दिया गया है आपका कितना 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में आपका 1 दिया गया है। तो कितने व्यक्ति कम से कम उसमें शामिल हों कि उसको आपका क्या लूट माना जाए, उस अपराध को लूट माना जाए। देखिए भारतीय दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता 2023 वाली जो आई, भारतीय न्याय संहिता 2023, भाई मैं इसमें बैटरी लगा दूं एक बार। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो दी गई है, भारतीय न्याय संहिता 2023, तो उसमें कहा गया कि अगर एक व्यक्ति के द्वारा भी किसी घटना को अंजाम दिया गया है, एक व्यक्ति के द्वारा भी किसी घटना को अंजाम दिया गया है तो उसे लूट माना जाएगा। ठीक है जी, तो उसको क्या माना जाएगा भैया, लूट माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो आई है आपकी नई वाली जो बनाई गई है, उसमें एक धारा है, धारा नंबर 309। धारा 309 में कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति भी लूट करता है, एक व्यक्ति भी कोई अपराध करता है, ठीक है, लूट को या किसी क्षेत्र में चोरी करता है तो उसको लूट माना जाएगा। तो डी आंसर आपका इस हिसाब से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने, पर्यावरण प्रदूषक से क्या अभिप्राय है, पर्यावरण प्रदूषक से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था आपका कब, 1986 में। उसकी एक धारा है, उस धारा के बारे में चर्चा करूंगा थोड़ी सी में। धारा नंबर 2 खंड 6 में पर्यावरण प्रदूषक के बारे में बताया गया है। धारा नंबर 2 का खंड 6 है, उसमें आपका पर्यावरण प्रदूषक के बारे में चर्चा की गई। तो इसमें क्या क्या बताया गया, ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है या उसकी संभावना है, तो उसको शामिल किया जाएगा। तो ये तो ऑप्शन आपका सही रहेगा। ऐसा द्रव्य जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है, तो ये भी शामिल होगा। ऐसा गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसकी होने की संभावना है, तो उपरोक्त सभी जो है प्रदूषक माने गए। धारा 2D, धारा 2(6) के अनुसार, धारा 2, एक मिनट, धारा 2(6) नहीं, वही धारा 2B है, वो धारा 2B के अनुसार, धारा 2B के अनुसार, धारा 2B के अनुसार ये आपकी परिभाषा दी गई है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका, क्वेश्चन नंबर 6, ठहराव रेखा सड़क पर किस रंग में लगाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मूल विधि से इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको जो है इनको ध्यान से पढ़ना है भाई। ठहराव रेखा जो है, कहाँ गया भैया पेन हमारा, ठहराव रेखा, ठहराव रेखा सड़क पर किस रंग में लगाई जाती है। देखिए ठहराव रेखा जो होती है कौन से रंग में होती है, तो वो सफेद और पीले रंग में होती है। आपने देखा भी होगा जिस आप जो है सड़क पर जाते हैं और चौराहे के आसपास जाते हैं, तो चौराहों पर आपने देखा होगा सफेद और पीले रंग की पट्टियां बनी होती है, तो उनको कहते हैं ठहराव रेखा। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, मोटरसाइकिल पर ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जा सकता, यानी कुल मिलाकर 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं मोटरसाइकिल पर। ये कहा गया कि भैया आपके केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे, एक तो ड्राइवर होगा और एक और अन्य व्यक्ति। यह प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित किया गया। देखिए धारा है आपकी 128, धारा 128 जो है, इस धारा में इस बात के बारे में चर्चा की गई कि मोटरसाइकिल पर एक ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति बैठ सकता है, तो कुल मिलाकर 2 व्यक्ति जो है दोपहिया वाहन पर जा सकते हैं। इस बात के बारे में चर्चा धारा 128 में की गई, तो बी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। धारा 2 के अंतर्गत शिक्षा संस्था बस्त में कौन कौन सम्मिलित है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोगों को बताने का प्रयास करना है जी। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में इस बात के बारे में चर्चा की गई है कि भैया क्वेश्चन नंबर 8, धारा 2 के अंतर्गत शिक्षा संस्था बस में कौन कौन सम्मिलित है। देखिए मोटरयान अधिनियम जो 1928 में आया था, 88 में आया, 28 कह रहा हूं, मोटरयान अधिनियम 1988 1988, इसमें एक धारा है जो दी गई आपकी धारा 2। धारा 2 में भी खंड 11 है। धारा 2 का भी खंड 11 इस बारे में चर्चा करता है कि शिक्षा संस्था बस से ऐसी कोई बस अभिप्रेरित है या ऐसी किसी बस को कहा जाएगा जो किसी विद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था से जुड़ी हुई है, जिसका उपयोग शिक्षा संस्था के किसी क्रियाकलाप में किया जा रहा हो या विद्यार्थियों को लाने और ले जाने के लिए किया जा रहा हो। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो सकता है जो विद्यार्थियों को लाती हो, सही है, जो कर्मचारियों का परिवहन करती हो, लाना ले जाने का कार्य करती हो, जिस बस पर शैक्षिक संस्था का स्वामित्व होता है। तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर सारे आंसर इसमें आपके सही हैं जी, सारे सही आंसर इसमें हो जाएंगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा भैया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं ये कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, SC/ST एक्ट से संबंधित है। 1900 अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो 1988 में आया, में अत्याचार अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया है। दंड का प्रावधान किया गया धारा नंबर 3, दंड का प्रावधान धारा नंबर 3 में किया गया। तो बी आंसर आपका ऐसा सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है किशोर न्याय अधिनियम जो आया वो 2015 में आया था। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक परिभाषित है। जो बालक विधि का उल्लंघन करता है, तो धारा 2 के खंड 13 में इस बात के बारे में चर्चा की गई। तो बी आंसर हो जाएगा। धारा 2 खंड 13 में इस बात के बारे में चर्चा की गई है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 जो है कि विधि का उल्लंघन जो बालक के द्वारा किया गया उसे माना जाएगा धारा 2 खंड 13 के अंतर्गत अपराधी। चलिए जी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। संतान शब्द में कितने वर्ष की आयु से नीचे का व्यक्ति अभिप्रेरित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आंसर भी इसका आसान सा है। क्वेश्चन है आपका कौन सा है, 11वां क्वेश्चन। संतान शब्द, संतान शब्द को किस आयु के व्यक्ति को माना जाएगा संतान है जी। देखो भाई घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम आया था आपको कब, 2005 में। तो इसमें एक धारा दी गई थी धारा 2, और उसमें भी खंड दिया गया खंड बी। इसमें कहा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति होगा, 18 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति है उसे संतान माना जाएगा, जिसके अंतर्गत कोई दत्तक या सोतेला या पोषित बालक भी हो सकता है। दत्तक यानी गोद लिया हुआ बालक भी हो सकता है, ठीक है, या सोतेला बच्चा भी हो सकता है। तो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति इसमें शामिल किया जाएगा, उसको संतान माना जाएगा। बी आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रसंज्ञेय है या अप्रसंज्ञेय जमानती है या गैर जमानती है। इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लेखित प्रावधान से होता है, यानी किस चीज से इसका उल्लेख होगा, ये आपका इसमें पूछा गया। ये कह रहा भाई अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रसंज्ञेय है या अप्रसंज्ञेय है, जमानती है या गैर जमानती है। इसका निर्धारण कैसे होगा, किस प्रकार से किया जाएगा, कैसे प्रावधान से होगा। भारतीय दंड संहिता से होगा या साक्ष्य अधिनियम से होगा या फिर पुलिस रेगुलेशन से होगा या फिर दंड प्रक्रिया संहिता से होगा। देखिए इसका जो आपका उल्लेख होगा या इसकी जो जानकारी हमको प्राप्त होगी वो दंड प्रक्रिया संहिता से ही इस चीज के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है जी। तो 12वां क्वेश्चन था भाई आपका, तो दंड प्रक्रिया संहिता से इस बात की जानकारी हमको प्राप्त होगी। तो डी आंसर आपका सही है।
कि वो जो है अपराध किस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं भाई, पढ़ो जी क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कर्मचारी मजिस्ट्रेट यानी कि दंडाधिकारी पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। कौन दे सकता है? यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है, यदि विवाद में एक संयुक्त परिवार शामिल है, यदि विवाद पारंपरिक अधिकारों से संबंधित है। तो किस प्रकार का जो है इसमें शामिल किया जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है, ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट बता दो भाई इसका कौन सा आंसर सही। देखो ये कह रहा है कि सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कर्मचारी या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। कब दे सकता है? यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना हो तो तब दे सकता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा इसमें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 वाली है उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जांच की जाती है केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा, सत्र न्यायालय के द्वारा या मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा। देखिए भाई एक धारा दी गई है 1973 में, धारा नंबर 2। धारा नंबर 2 में भी खंड जी दिया गया है, उसमें कहा गया कि भाई मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा आपका जो है किसी भी अपराध की जांच की जा सकती है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता जो 1960 में आई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। भारतीय दंड संहिता 1860 में एक धारा दी गई है, धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम यानी कम से कम कितने वर्ष की सजा हो सकती है? तो भाई 7 वर्ष की सजा हो सकती है अगर दहेज को लेकर कोई हत्या की जाती है। धारा 304 खंड बी, तो सॉरी धारा 304 बी में इस बात का उल्लेख किया, दहेज को लेकर कोई हत्या की जाती है, मौत की जाती है, 7 वर्ष की सजा होगी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है वो भी आपका भारतीय दंड संहिता 1860 है जो उससे ही संबंधित है। ए, एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पाया जाता है। बे, ए, एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पाया जाता है। बे, ए पर आक्रमण करता है। बे जो है वो ए पर आक्रमण करता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार कर रहा था, तो बे ने ए पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया जो बलात्कार कर रहा था। तो बे ने क्या अपराध किया ये आपको बताना। तो बताओ भाई बे ने क्या अपराध कर दिया, बे ने क्या अपराध किया ये आपको इसमें बताना। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत, धारा 325 भारतीय दंड संहिता के तहत या धारा 100 भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई अपराध नहीं किया, या इनमें से कोई नहीं। देखो भाई मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की के साथ में रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो उसको देखा किसने? बे ने, और बे ने ए पर हमला कर दिया। उस हमले में ए घायल हो गया गंभीर रूप से, तो बे ने कोई अपराध नहीं किया। धारा 100 के तहत उसका ये कर्तव्य था कि वो उस महिला की या सॉरी उस नाबालिग लड़की की रक्षा करे, उसको बचाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आ जाएगा। धारा 100 या फिर आपकी एक धारा आती है 97, दोनों के तहत जो है वो किसी प्रकार का अपराधी नहीं होगा। तो सी आंसर इसमें सही है। धारा 100 भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसने कोई अपराध नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में उसने कोई अपराध नहीं किया, उसे अपराध मुक्त घोषित कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 है गलत उत्तर बताएं। सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है, निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है जब वह स्वयं अपराध करता है तो भागीदार हो सकता है, लेकिन गलत उत्तर बताना।
जब वह अपराध करने में भाग लेता है, बिल्कुल सही, वो भी शामिल हो सकता है। जब वह घटना स्थल पर उपस्थित होता है, अगर कहीं पर कोई अपराध हो रहा है और आप वहां पर उपस्थित हो तो आप अपराधी थोड़े ना माने जाओगे, आप उसमें अपराधी भागीदार नहीं हो सकते, तो यही गलत होगा। जब वह किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने या अपना अभिकर्ता बनाता है या प्रेरित करता है या उसको उकसाता है, तो ये भी शामिल होगा, तो सी आ जाएगा इसमें, सी आंसर गलत होगा बस। बाकी सारे अपराध जो है, जब वह अपराध करेगा तो माना जाएगा, जब वह अपराध करने में भाग लेगा तब भी माना जाएगा, और अगर किसी को उकसा रहा तब भी माना जाएगा, तो सी हो जाएगा उसमें। अगर आप वहां पर उपस्थित हैं और किसी घटना में शामिल नहीं है, किसी प्रकार का अपकृत्य नहीं कर रहे, तो आप उसमें शामिल नहीं। तो जब वह घटना स्थल पर उपस्थित होता है, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा है, अपराधी उसको माना जाएगा जब कोई व्यक्ति, अपराधी उसको माना जाएगा जब कोई व्यक्ति या तो खुद अपराध कर रहा हो या वो अपराध में भाग ले रहा हो, या जब वह किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने के लिए अपना अभिकर्ता एजेंट बना रहा हो, अपना जो है उसको भागीदार बना रहा हो। घटना स्थल पर उपस्थित होना अपराध में भागीदार बनना नहीं है, या आप जो है भागीदार जो है उसको शामिल नहीं माना जाएगा। अगर वो वहां पर है और अपराध कोई और कर रहा है तो वो व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर वो किसी व्यक्ति को उकसा रहा है उस अपराध को करने के लिए, उसमें जो है ना उसको जो है उत्तेजित कर रहा है, या खुद उसमें शामिल है, या घटना में जो है भाग ले रहा है, तो उसको शामिल माना जाएगा, बाकी को नहीं माना जाएगा। तो सी आंसर आपका इसमें हो जाएगा इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा भाई आपका 18। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। 18 भी देख लेते हैं भाई, क्या है 18 में। निम्नलिखित में से सही कथन इंगित करें, सही कथन पढ़ना। अपराध एक वैधानिक कृत्य है। क्या अपराध एक अवैधानिक, अवैधानिक करा, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, बात सही है। ये वैधानिक थोड़ा ना होगा, अपराध करना भाई एक अवैधानिक कृत्य है, एक संविधान के विरुद्ध कार्य है। अगर आप कोई अपराध कर रहे हो तो ये तो सही हो गया है जी। और इसमें सही पूछ रहा था, अपराध एक धर्म विरोधी कृत्य है, बिल्कुल गलत। अपराध एक अनैतिक कृत्य है, ये नहीं। अपराध एक समाज विरोधी कृत्य है, ये भी गलत। तो आपका अवैधानिक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अपराध शब्द को परिभाषित कौन सी धारा में किया गया, बस ये बताओ। धारा तो 2 है और खंड 1 है, इतना मैंने आपको बता दिया। आगे बताओ उपखंड कौन सा होगा। देखिए धारा 2 के खंड 1 और उपखंड जी में इस बात की चर्चा की गई है कि आपका अपराध शब्द किसे माना जाए। अपराध शब्द को जो परिभाषित किया गया है वो धारा 2 खंड 1 जी में घोषित किया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में, जो नई वाली आई। तो आंसर हो जाएगा भैया सी। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराध शब्द को परिभाषित किया है, भारतीय न्याय संहिता। इससे पहले क्या थी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अब यह है भारतीय न्याय संहिता। दोनों में अलग अलग अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। तो इसमें भी आपकी धारा 2 ही है, लेकिन खंड कौन सा है, खंड है 24। उसमें जी था, इसमें 24, तो खंड 24 में